वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 12 अप्रैल 2021 और 12 अप्रैल 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और सभी विद्यार्थियों को आज 12 अप्रैल की सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जल्दी से सेशन को वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। सभी विद्यार्थी कम से कम हमारे साथ 100 विद्यार्थी लाइव जुड़ने चाहिए और ये आपके सब प्रयासों से हो पाएगा, क्योंकि लगभग 100 विद्यार्थी हमारे साथ लाइव रहते हैं तो वीडियो का कुछ और ही मजा होता है। तो स्टार्ट करते हैं टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही खास। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में राजकीय भर्तियां समयबद्ध और सुचारू रूप से करने, साक्षात्कार सहित पूरी भर्ती प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण को किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। देखो, आपको पता है कि राज्य सरकार पिछले 3 यानी 2018 से ये सरकार शुरू हुई है, अब तक कोई ढंग से इसने भर्ती नहीं की। एक राजस्थान पुलिस की भर्ती की है, वो इतनी विवादों में भर्ती हुई है तो मान के चलो कोई भर्तियां क्लियर नहीं की है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या किया कि जो भर्तियां है वो समय पर हो, सुचारू रूप से हो, और जो साक्षात्कार की प्रक्रिया है वो भी ढंग से, क्योंकि आपको पता है आरएस 2018 का अब तक साक्षात्कार की प्रक्रिया चल रही है, तो उसकी शुद्धिकरण को लेकर एक समिति का गठन किया गया है। उस समिति के गठन की अध्यक्षता कौन करेगा? एमएल कुमावत करेंगे। कौन करेंगे? एमएल कुमावत। तो यहाँ देख सकते हैं, राज्य सरकार ने प्रदेश में राजकीय भर्तियां समयबद्ध और सुचारू रूप से करने, साक्षात्कार सहित पूरी भर्तियों के सुदृढ़ीकरण के लिए आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एमएल कुमावत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। अब देखिए ये समिति क्या करती है। लगातार राजस्थान में भर्तियां, जैसे राजस्थान में आईएएस और सचिव बदले जा रहे हैं ना, वैसे ही भर्तियां बदली जा रही है। आपको पता है बहाना ईडब्ल्यूएस का आ गया, हालांकि अच्छी बात है, ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा इससे। तो भर्तियां एक बार फिर मान के चलो 2 से 3 महीने चली गई और अब कोरोना की वजह से फिर बहाना आ गया कि ये भर्तियां होगी या नहीं होगी। तो जो बेरोजगार जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, लगातार हर एक चीज को छोड़कर पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। हम पढ़ते हैं कि हमेशा लक्ष्य निर्धारित करके रखो और उस लक्ष्य की तरफ चलते रहो, लेकिन राज्य सरकारें पता नहीं भर्तियों के अंदर क्या कर रही है कि लक्ष्य सारे टूट जाते हैं। अब विद्यार्थी अपने एक लक्ष्य को लेकर बैठ जाता है, वो 5 साल भर्ती नहीं होती है, 5 साल भर्ती नहीं होती है, तो हिसाब लगाओ लक्ष्य कैसे पार होगा। तो ये बहुत बड़ी मुश्किल होती है। कई विद्यार्थी तो ऐसे आते हैं उनकी जिंदगी में एक ही भर्ती आती है, उसके बाद में ओवरेज हो जाते हैं। तो इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एमएल कुमावत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। अब देखो क्या करेंगे। इससे पहले भी आरपीएससी ने एक प्री लिंग्विस्टिक एक समिति का गठन किया था, जिससे कि कोई भर्ती कोर्ट में नहीं जाए, लेकिन आज तक जा रही है कोर्ट में। तो लेकिन सरकारें पता नहीं गुमराह कर रही है सभी युवकों को, और कैसे न कैसे करके भर्तियों को आगे पीछे करती जा रही है और फॉर्म के इतने इतने पैसे लेते जा रही है। बाकी अब क्या कर सकते हैं, हमारा तो काम है, लोकतंत्र है, जैसे चलेगा वैसे चलना पड़ेगा, जिसके पीछे रफ्तार की तरह। तो एमएल कुमावत आपको याद रखना है। आरपीएससी का मैंने स्पेशल वीडियो दे दिया, जिसने नहीं देखा तो आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं एमएल कुमावत। तो आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष है भूपेंद्र सिंह यादव, 33वें अध्यक्ष बने, और आरपीएससी पर पूरा एक मैंने कम से कम 30 मिनट का एक वीडियो दे दिया, सब कौन अध्यक्ष होता है, कैसे चुना जाता है, कितनी आयु होती है, तो वो सारा वीडियो आप देख लेना। राज्य में प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अंतर्गत कितने केंद्रों की स्थापना की जाएगी? जन औषधि परियोजना के अंतर्गत राजस्थान में कितने केंद्र स्थापित किए जाएंगे? जन औषधि, लोगों को औषधि, आपको पता है ना, एक राजस्थान में योजना चलेगी घर घर औषधि योजना, उसके तहत भी हो सकता है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। औषधि जैसे तुलसी, अश्वगंधा, इनके पौधे लगाए जाए ताकि लोगों को घरों में ही उपचार मिल सके। तो इसके लिए राजस्थान में 155 केंद्रों की स्थापना की जाएगी, और ये परियोजना कॉनफेड द्वारा पूरी की जाएगी। कॉनफेड, राजफेड, राजसिकोर, ये सारे काम इन क्षेत्रों में किए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अंतर्गत 155 केंद्रों की स्थापना हमारे राजस्थान में की जाएगी, ये ध्यान रखना। अगला, और हमारी पीडीएफ आपको नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप टेलीग्राम पे बना हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम पे पीडीएफ लिंक, कोई भी सूचना होती है आपको तुरंत वहां मिल जाती है। मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना निम्न में से किससे संबंधित है? बहुत खास है, अभी बड़े बड़े एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे सीधे। मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना, विधवा, तलाकशुदा व परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन होती है। 55 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला के लिए है।
अनुसूचित जाति व जनजाति की विधवा महिलाओं के लिए है। उपयुक्त सभी, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब मैं पूरी डिटेल बताता हूं क्योंकि पूरी डिटेल एग्जाम में आएगी। इस योजना के तहत 38 से 55 वर्ष की महिलाओं को 500 रुपए प्रति माह, 55 से ज्यादा वह 60 वर्ष से कम यानी 55 से 60 के बीच वर्ष की महिलाओं को 750 रुपए प्रति माह, 55 से 75 की महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह और 75 से अधिक उम्र की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है। यानी क्या गया, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को भी पेंशन दी जाती है। 55 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला को भी तो दी जाती है, फिक्स है। अनुसूचित जाति वह जनजाति की विधवा महिलाओं के लिए दी जाती है, इसके अंदर सब आ जाती है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। और ये आंकड़ा याद रखना, 18 से 55 वर्ष की महिलाओं को 500 रुपए, 55 से ज्यादा और 60 वर्ष से कम है उनको 750 रुपए, 55 से 75 की महिलाओं को 1000 रुपए, 75 से अधिक उम्र की महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन मिलती है। क्वेश्चन इसको किसी भी प्रकार से एग्जामिनर पूछ सकता है, ध्यान रखना, तो बढ़िया तरीके से इसको पढ़ना है, ठीक है। अब हाँ, इसमें देखिए, इसमें चीज आ गई, हाँ ये 18 से 55 है, तो ये उत्तर नहीं होगा, उत्तर ये हो जाएगा, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन दी जाती है, क्योंकि 55 वर्ष से अधिक आयु तो हो नहीं सकता, क्योंकि 18 से 55 है, तो ये उत्तर गलत हो गया। अनुसूचित जाति जनजाति की विधवा महिला कोई जरूरी नहीं है, सभी को दी जाती है, तो उपयुक्त सभी नहीं होगा, ध्यान रखना, 1 नंबर उत्तर होगा, मिस्टेक से लगा दिया। विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन, तो एक मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है, और इसमें कितनी कितनी वर्ष की उम्र की जो महिलाएं, उस हिसाब से मैंने लिख दिया। एग्जाम में किसी भी प्रकार से पूछा था, एग्जाम में आ जाएगा, 75 वर्ष से अधिक उम्र की महिला जो विधवा, तलाकशुदा है, उसे कितने रुपए माह पेंशन मिलेगी, 1500 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। तो कौन सी योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना। अगला देखिए, ये भी बहुत खास है, अनुप्रति योजना निम्न में से असत्य कथन बताइए। अनुप्रति योजना के बारे में, यह योजना SC, ST, SBC, OBC और जनरल के BPL बच्चों के लिए, बिल्कुल बात सही है। योजना के तहत जो प्रशासनिक, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS की तैयारी करने के लिए 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए 60,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, नहीं 60,000 नहीं 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। राज्य प्रशासनिक सेवा जो अपने RAS वगैरह होती है ना, RPSC के तहत, उनके तहत उपयुक्त सभी असत्य कथन है, तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, असत्य ही हो जाएगा, क्योंकि इस योजना के तहत 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। अनुप्रति योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना बहुत खास है, ये SC, ST, SBC, OBC, जनरल के BPL बच्चों के लिए। अगर आप भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के लिए तो 1 लाख रुपए, और जो राज्य प्रशासनिक सेवा की तैयारी है उनके लिए 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। बाकी मैं योजना में आपको बता चुका हूँ। खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते। हाल ही में खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय खेल जम्मू कश्मीर के अंदर हुए, उसमें राजस्थान ने सिर्फ 2 पदक जीते और दोनों ही कांस्य थे। 2 पदक जीते और दोनों ही क्या थे, कांस्य पदक थे। तो खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारामूला जिला के गुलमर्ग में किया गया, जिसमें राजस्थान ने सिर्फ 2 कांस्य पदक जीते। सबसे ज्यादा जो पदक जीते वो जम्मू कश्मीर, जहां हुआ था जम्मू कश्मीर ने जीते। अब बात आती है, क्या जम्मू कश्मीर राज्य है? बिल्कुल नहीं। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को क्या बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। केंद्र शासित प्रदेश, अब इसके यहाँ पे जो राज्यपाल नहीं होते बल्कि उप राज्यपाल होते हैं, और वर्तमान में मनोज सिन्हा इसके उप राज्यपाल है, जम्मू कश्मीर की बात करें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। वर्तमान में हमारे भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य, ये याद रखना। बहुत सारे विद्यार्थी अभी तक केंद्र शासित प्रदेश में कंफ्यूज है। मैं आपको बता देता हूँ, पहले हमारे भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। कौन कौन से? चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नागर हवेली और दमन व द्वीप, इसके अलावा पांडिचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 थे। फिर क्या हुआ, 2 और बन गए, जम्मू कश्मीर बन गया और लद्दाख बन गया। कितने हो गए, 9 हो गए। फिर क्या हुआ, 26 जनवरी 2020 को इस दमन द्वीप व दादर नागर हवेली को एक साथ मिला दिया गया, तो दोनों एक ही बन गए, तो वर्तमान में 8 है। ध्यान रखना, कंफ्यूजिंग मत करना, पहले 7 थे फिर 9 हुए, और अब 26 जनवरी 2020 के बाद 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और राज्य कितने हो गए, 28, क्योंकि 29 थे, 29 में से कौन सा घट गया, जम्मू कश्मीर घट गया। तो ये आपको याद रखना है। अगला, राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व हेतु जानकारी हेतु कौन सा ऐप विकसित किया गया है। राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व हेतु जानकारी हेतु कौन सा ऐप विकसित किया गया, तो धरा ऐप।
ध्यान रखना, आपको पता है कृषि भूमि पर जो भूमाफिया होते हैं वो कब्जा कर लेते हैं, बहुत सारी भूमि हड़प लेते हैं। उनको, जमाखोरियों को, भ्रष्टाचारियों को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा धरा ऐप यूज किया गया है। इसमें क्या है, बार बार किसी तहसीलदार वगैरह के ज्यादा चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, यहाँ सारी सूचना मिल जाएगी, किसके पास जमीन है, किस प्रकार का उसमें पट्टा वगैरह है, या कोई भी रजिस्ट्रेशन पंजीकरण वगैरह होता है तो सब इस धरा ऐप में मिल जाएगा। तो सीधा याद रखना, भूमि के स्वामित्व हेतु जानकारी तो कौन सा ऐप है, धरा ऐप, याद रखना। और ऐप का संपूर्ण मैंने वीडियो बना रखा है, ध्यान रखना। राजस्थान का वह स्थान जहाँ रंगीन मछली एक्वेरियम गैलरी एंड ब्रीडिंग यूनिट का लोकार्पण हुआ है, ये अभी क्वेश्चन जो 12 मार्च का कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ था उसमें आया था। मैं बार बार इनको रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वापस आने के पूरे पूरे चांस है। राजस्थान का वह स्थान जहाँ रंगीन मछली एक्वेरियम गैलरी और ब्रीडिंग यूनिट का लोकार्पण किया है, तो वो बिशुलपुर बांध है। और बिशुलपुर बांध है कहाँ पे, टोंक जिले के अंदर है। कहाँ पे, टोंक जिले के अंदर है, बनास नदी पर ये बिशुलपुर बांध बना हुआ है और बहुत खास बांध है ये। और बिशुलपुर बांध की बात करें तो ये, इससे पेयजल और सिंचाई, देखो पेयजल अजमेर के केकड़ी क्षेत्र में, जयपुर क्षेत्र में, टोंक क्षेत्र में, और जैसे अजमेर के नसीराबाद, केकड़ी, और अभी हाल ही में ये घोषणा हुई है कि राजस्थान विश्वविद्यालय जो जयपुर केंद्र है उसको भी पेयजल की आपूर्ति बिशुलपुर बांध से होगी। तो ये बिशुलपुर बांध जो कभी विशुलदेव एक शासक आए थे उनके द्वारा बनाया गया था, विग्रहराज चतुर्थ, और छोटा सा बनाया गया था। उसके बाद में ये बनास नदी पर टोंक में बिशुलपुर बांध बहुत खास बांध है, लगभग चर्चा में रहता है इसके पानी को लेकर। ये आपको पूछे, जयपुर, टोंक और अजमेर 3 जिलों के अंदर पेयजल उपलब्ध करवाता है। टोंक में तो सिंचाई होती है, अब राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में भी बिशुलपुर बांध से पानी पहुंचाया जाएगा। अब देखो, पिछले वीडियो के क्वेश्चन क्या थे, राजस्थान की पहली विमेन स्पोर्ट्स अकेडमी खेलोदय कहाँ खोली जाएगी, तो इसका उत्तर जयपुर के अंदर सीधा। जोधपुरा सभ्यता किस जिले में स्थित है, तो जोधपुरा सभ्यता जयपुर में स्थित है और साबी नदी के किनारे स्थित है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए थे, बहुत शानदार तरीके से, बड़े शानदार तरीके से सभी विद्यार्थियों ने जवाब दिया, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अब तो अगले 2 क्वेश्चन कौन थे, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना प्रारंभ की गई 7 नवंबर 2019, 16 दिसंबर 2019, 5 जनवरी 2020 या 1 जून 2020। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है, लसाड़िया, जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, गंगानगर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब आपके लिए डोज, पिछले डोज के 5 क्वेश्चनों का जवाब देने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इनके क्वेश्चनों के जवाब, विराट सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम सानी, विराट सभ्यता की जो खोज की थी दयाराम सानी ने 1937 में की थी। उसके बाद में इसका उत्खनन होता है, उसके बाद में नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ, नील रतन और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा इसकी उत्खननकर्ता की जाती है। इसका प्राचीन नाम था विराट नगर, जो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। विराट की बात करें तो यहाँ पे बौद्ध धर्म और मौर्य धर्म के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा अशोक के बाबरू शिलालेख की खोज हुई है। 36 पंचमा यहाँ पे सिक्के भी मिले हैं, जिनमें 8 सिक्के जो थे प्राचीन पंचमारक थे और 26 यूनानी शासक मिनेंडर के से संबंध रखते थे। इसके अलावा मठ है, गोल मंदिर, बहुत से महात्मा बुद्ध की एक स्वर्ण कलश मिली है जिसमें इनके हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं। तो बहुत सारी विराट सभ्यता से मिली है, बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर में है। राजस्थान का शंकराचार्य किस संत को कहते हैं, तो सुंदरदास जी को कहते हैं। दादू दयाल जी के शिष्य थे और दादू पंथ की एक शाखा थी, नागा शाखा के प्रवर्तक थे सुंदरदास जी, और सुंदरदास जी ने 42 ग्रंथ लिखे थे। नेतलरा बरतार किस लोक देवता को कहते हैं, रामदेव जी, ये तो पता ही है। रामदेव जी का जन्म उड़कासमेर जो शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था भाद्रपद शुक्ल दूज को। इनके पिता अजमल जी, माता मैनादे और पत्नी नेतल दे, नेतलरा बरतार हो गया। इसके अलावा इनके भाई विरमदेव, एक बहन थी सुगना बाई और एक धर्म बहन थी डाली बाई। इनकी जो समाधि रामदेव जी ने ली थी वो रुणेचा रामदेवरा जैसलमेर के अंदर भाद्रपद शुक्ल दशमी को ली थी। इन्हें कृष्ण का अवतार, अर्जुन का वंशज और इसके अलावा रुणेचेरा धनी, पीरों के पीर, सांप्रदायिक सद्भाव के सबसे बड़े लोक देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। प्रतीक चिन्ह इनका पगलिया है। नेजा इनकी 5 ध्वजा जिसमें 5 रंग है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया था और कामड़िया पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है मंजीरावाद यंत्र के साथ। ये सारी बातें, पोखरण में भैरव राक्षस को मारा था, हरजी बाटी इनके सहयोगी थे। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। और एकमात्र ऐसे लोग देवता जो कवि थे जिन्होंने एक रचना लिखी थी 24 बाणियां। एक क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती होती है, तो चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ बेड़च और गंभीरी नदी के किनारे स्थित है। और इसके अलावा सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है, सबसे बड़ा दुर्ग है, एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें खेती होती है। इसमें 3 शाखे हुए थे, 1303 में पद्मिनी के नेतृत्व में जो, और
1534 में कर्मावती के नेतृत्व में जोर और 1567-68 में फूल कंवर के नेतृत्व में जोर हुआ था। इसके अलावा इस दुर्ग में विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, कीर्ति स्तंभ है। इसके अलावा कुंभ स्वामी मंदिर है, रैदास की छतरी है, मीरा की छतरी है, जोहर मेला लगता है, यहाँ पे मीरा महोत्सव मनाया जाता है। बहुत सारी बातें लगभग क्लियर होगी। एक है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा अनुच्छेद 108 में है। अध्यक्षता, ये अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब नेक्स्ट हो जाए आपके लिए, अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? सारे जवाब बढ़िया तरीके से देगा। इसके बारे में पूरी डिटेल बताना, क्योंकि आप देख के डिटेल बताओगे तो आपको याद रहेगा। राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं? सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? उदयपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर कौन से? 5 क्वेश्चन आपके लिए। इन 5 से पता नहीं कितने क्वेश्चन बचे थे, मैं 50 एक क्वेश्चन बता दूंगा अगले दिन। पर आपको भी कोशिश करनी है कमेंट में सिरोही के बारे में, नेहरू के बारे में, राष्ट्रपति पर महाभियोग ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करें, ताकि आप इन क्वेश्चनों को ढूंढोगे तो इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। अब हमारी तैयारी कैसे होती है? बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं सर आपको जीके कैसे याद होता है? बस जीके से तो याद होता है। मैंने 5 प्रश्न आपको दे दिए, अब 5 की मैं पूरी डिटेल बता दूं। आप भी कोशिश किया करो, 5 मैंने प्रश्न होते हैं तो पूरी डिटेल खोज डालो और कमेंट में लिख दो, चाहे अपनी कॉपी में लिखो। ऐसे जीके का प्रभाव होता है, ऐसे जीके तैयार होता है। ठीक है, तो दोस्तों सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, और जुड़े रहो लगातार। शाम 9 बजे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। अगर शाम 9 बजे की क्लास आती है तो उसमें लिंक आ जाता है। ठीक है, तो लाइक करो, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करो। बढ़िया तरीके से मनन लगा के जो चीज एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है उसे ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो। जय हिंद, जय भारत।